बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है रेसिप्रोकल लैटिस के रेसिप्रोकल जो है लैटिस क्या होता है। अच्छा, रेसिप्रोकल लैटिस समझने से पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। लैटिस की डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों को बताई थी कि लैटिस की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। लैटिस बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं, अगर हमारे पास कहीं भी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रेगुलर ली अरेंज हुए हुए हों, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लैटिस कहेंगे। और ये जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट पॉइंट्स की, सिर्फ़ जस्ट पॉइंट्स की, उसको हम 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। ये रेगुलर अरेंजमेंट, ये देखें यहाँ पर पॉइंट्स रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं, तो ये 1 डायमेंशनल लैटिस कहलाएगा। ये 2 डायमेंशन में अरेंज हुए हुए हैं, तो ये 2 डायमेंशनल लैटिस कहलाएगा। और पॉइंट्स जो हैं वो 3 डायमेंशनल में भी रखे हुए हो सकते हैं, रेगुलरली अरेंज, तो ये 3 डायमेंशनल लैटिस कहलाएगा। और एक डेफिनेशन जो है मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर हम इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक एटम को रखते चले जाएं, एक एटम या एक मॉलिक्यूल को, तो ये मेरे पास क्या चीज बन जाती है? क्रिस्टल। अगर कहीं क्रिस्टल की टर्म इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है कि लैटिस यानी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स और उसके ऊपर एटम्स जो है वो रखे हुए हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स को हम या एटम्स को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब होता है बेसिस। तो ये जो लैटिस होते हैं यानी इसका मतलब होता है पॉइंट्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, और उसके ऊपर हमने रख दिया एटम, तो हमारे पास बन जाता है क्रिस्टल। तो खैर, हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? हम एक लैटिस की बात कर रहे हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स अगर रेगुलरली अरेंज हैं तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? वो लैटिस कहलाएगा। अच्छा, इस ये जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं, इसको अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें, अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड मौजूद है, क्रिस्टल मौजूद है, तो हमें कहीं ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रखे हुए नजर थोड़ी आएंगे। ठीक है? ये जो है, इसकी ज़रूरत हमें सिर्फ इसलिए पेश आती है कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास रेगुलरली अरेंज्ड एटम्स हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इस जगह से एक एटम मिसप्लेस हुआ हुआ है। इस पॉइंट पे होना चाहिए था एक एटम, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा हुआ, ये कोई एक डिफेक्ट है। तो मैं बता सकती हूँ कि अच्छा भाई, दिस इज़ द पॉइंट, इस पॉइंट की लोकेशन कोई मैं ओरिजिन डिफाइन करूँगी और मैं जो है ना इस पॉइंट की लोकेशन बता दूँगी कि अच्छा भाई ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर एटम होना चाहिए लेकिन एटम मौजूद नहीं है। तो हमें अपनी चीज़ों को जिस तरह से अ, हमें एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है ना, किसी भी चीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कि भाई ये कोई गाड़ी है वो मूव कर रही है तो एक्स एक्सिस के हिसाब से उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया इतने टाइम में। तो जिस तरह से एक्सेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें पॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। वो पॉइंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर फिजिकली तो मौजूद नहीं होते। तो एक एप्लीकेशन ये है कि हमें पॉइंट्स की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। हम डिफेक्ट्स को या इवन एटम्स की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं आराम से विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। अच्छा, दूसरा ये कि हमें पता है कि एटम जो है ना वो एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नहीं रहता। थर्मल एनर्जी की वजह से वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहता है। सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं कंटिन्यूअसली। तो वो इसी पॉइंट के अराउंड जो है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड जो है ना वो ऑसिलेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं इनको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी कहते हैं, यानी कि एटम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हटा, वाइब्रेट करके वापस यहीं आया, फिर इधर चला गया, फिर वापस करके इधर ही आ गया। तो हम जब किसी भी थर्मल मोशन को स्टडी कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम मोशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के गिर्द जो है वो एटम क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरह से हमें जो है ना ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये फिज़िकली मौजूद नहीं होते, सिर्फ़ एटम्स की पोज़ीशन को स्पेसिफ़ाई करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। या अगर हम मोशन स्टडी कर रहे हैं एटम्स का, तो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स यानी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स जो हैं वो उनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अब जो है ये हमें पता चल गया कि लैटिस क्या चीज़ होती है, ठीक है? लैटिस मैंने रिकॉल भी कर दिया कि ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये कोई ख़ास तरह का लैटिस हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लैटिस ही है, क्रिस्टल नहीं है,
ठीक है, अभी हमने एटम्स को नहीं रखा हुआ इसके ऊपर, ये कोई खास तरह का लैटिस ही है, और चूंकि ये लैटिस ही है, इसमें भी यकीनन रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम्स का, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। लेकिन ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, नाम से ही हमें लग रहा है कि ये कोई एक ऐसा लैटिस हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का, जो है तो रेगुलर लेकिन वो रेसिप्रोकल है। अब इसका क्या मतलब है, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने भी आप लोगों को डेफिनेशन बताई है ना कि ये लैटिस हम किसको कहते हैं? लैटिस हम कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रेगुलरली अरेंज हुए हुए हों, तो इसको हम सिंपली लैटिस भी कह सकते हैं। इसके लिए एक नाम होता है रियल लैटिस, और इसके लिए एक नाम होता है डायरेक्ट लैटिस, ठीक है, ये सब इसके नाम होते हैं। ये एक ही चीजें हैं, ठीक है, ये 2-3 नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो डायरेक्ट लैटिस हमने पढ़ा हुआ। डायरेक्ट लैटिस क्या चीज होती है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। और अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, जैसे 2 डायमेंशनल लैटिस है, तो हम जो है ना 2 वेक्टर्स डिफाइन कर लेते हैं, ये कहलाते हैं हमारे लैटिस पैरामीटर्स, वेक्टर्स कहलाते हैं। यानी A1 जो है वो इस एक्सिस के ऊपर पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है 2 पॉइंट्स के दरमियान, और A2 जो है वो इस एक्सिस के ऊपर पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो this is the direct lattice. Now come to the reciprocal lattice. अच्छा, रेसिप्रोकल लैटिस को हम आराम आराम से 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में समझेंगे कि क्या चीज है। यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाई हुई है वो बनाई हुई है 1 डायमेंशनल लैटिस की। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी क्रिस्टल लैटिस है। अच्छा, ये जो रियल लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस है या सिर्फ लैटिस है, उसका एक नाम और भी है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अगर सिंपली क्रिस्टल लिखा हुआ है तो क्रिस्टल से हम समझ जाएंगे कि अच्छा भाई ये क्रिस्टल ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के ऊपर एटम भी रखे हुए। लेकिन अगर साथ में क्रिस्टल लैटिस का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है तो इट मींस कि हम क्रिस्टल के लैटिस की ही बात कर रहे हैं, ये है लैटिस ही। ओके, तो एक नाम इसका क्रिस्टल लैटिस भी है। तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दीज वेरिएबल नेम्स, ठीक है, मैं जो है वो अपने रेसिप्रोकल लैटिस की तरफ आती हूँ कि ये क्या चीज होती है। अच्छा, 1 डायमेंशन के अंदर ये जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है। तो ये जो है ना इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एटम को रख सकते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम एटम को रख सकते हैं, अभी हमने नहीं रखा हुआ। तो ये चूंकि 1 डायमेंशनल है, तो अब मैं बता रही हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एक लैटिस पैरामीटर की मदद से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उस लैटिस पैरामीटर को मैंने क्या नाम दिया? ए का। ठीक है, अब जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होगा? रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो भी यही चीज होती है कि हम ये देखेंगे कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ए, ठीक है, हम उसका कर देंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, हम इनका कर देंगे रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करने के बाद जो है वो हमारे पास डिस्टेंस देखें, अगर ये डिस्टेंस बड़ा है तो ये डिस्टेंस रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो गया? स्मॉल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज 4 यूनिट्स, 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो ये इनके दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल इसी तरीके से क्या करते चले जाएंगे, ये पॉइंट 0.25 के फासले के पर लगाते चले जाएंगे। तो अब अम, हमारे पास ये भी एक रेगुलर अरेंजमेंट आ गया पॉइंट्स का। लेकिन ये आया कैसे? हमारे पास जो एक रियल लैटिस था या डायरेक्ट लैटिस था या एक लैटिस था, उस 1 डायमेंशनल में मौजूद 2 सक्सेसिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल लेने से आया। और अमूमन हम ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक के साथ में। इफ ए इज द लैटिस वेक्टर इन रियल स्पेस, then A steric would be the reciprocal lattice vector in the reciprocal space. Okay? तो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन हमें पता चल गई कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है, इट इज द ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का अरेंजमेंट, और कैसा अरेंजमेंट? रेगुलर अरेंजमेंट। ये भी ज्योमेट्रिकल एरे ही है ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल एरे ही कहलाएगा। लेकिन अब सिर्फ फर्क ये हो गया कि ये जो लैटिस वेक्टर्स हो गए ना, ये lattice vectors in reciprocal lattice space would be different than in the direct lattice। ठीक है, अगर डायरेक्ट लैटिस में दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस a है, तो रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 1/a हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इफ डायरेक्ट लैटिस के अंदर अगर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो है वो a स्टेरिक जो है वो क्या होगा? लेस देन 1। सिमिलरली इफ डायरेक्ट लैटिस के अंदर इफ a इज ग्रेटर देन 1 यूनिट्स, सॉरी इज लेस देन 1 यूनिट्स, तो a स्टेरिक जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अगर a जो है वो मैंने आपसे कहा था कि लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर है 1 से। अगर ये ग्रेटर से 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो रेसिप्रोकल स्पेस में दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। इफ इट इज इक्वल टू 4, लेट्स सपोज इट वुड बी 0.25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेसिप्रोकल, अगर डायरेक्ट स्पेस के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, डायरेक्ट स्पेस के अंदर डिस्टेंस, डायरेक्ट स्पेस में या डायरेक्ट लैटिस में दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस ज्यादा है, तो रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अब मैंने इसको 4 ले लिया था तो 0.25 बन गया था ये यूनिट्स, जो भी यूनिट्स है। अच्छा, लेट सपोज अगर डायरेक्ट लैटिस में, ये मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 1, 4 इधर आएगा और ये 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, और अगर रेसिप्रोकल डायरेक्ट स्पेस में अगर डिस्टेंस जो है वो कम है, लेट सपोज 1 से कम है, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल होते हैं इन दैट सेंस। इस सेंस में भी ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, कि एक चीज बड़ी है तो ये चीज छोटी हो रही है, छोटी है तो ये चीज बड़ी हो रही है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है, यहाँ से हमें क्लियर हो। तो ये हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता चल गई वन डायमेंशनल के अंदर, हमने एनालाइज किया। हम हासिल कैसे कर रहे हैं? इसको हासिल कैसे कर रहे हैं? हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के सक्सेसिव एक दूसरा पॉइंट ले लिया, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ना ये रेसिप्रोकल लैटिस हासिल हो जाता है, पूरा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स बनते चले जाते हैं। हम क्यों बना रहे हैं इसको, इसकी एप्लीकेशन आगे हमें पता चलेगी, लेकिन बना किस तरह से रहे हैं, कैसे हासिल कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वही चीज सीख रहे हैं, उस चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, लेट सपोज मेरे पास अभी 2 डायमेंशनल एक रियल लैटिस है, जिसको मैं क्रिस्टल लैटिस कह रही हूँ। उसके अंदर अरेंजमेंट हुआ हुआ है रेगुलर एटम्स का, पॉइंट्स का। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लैटिस वेक्टर है उसको मैंने ए बोला हुआ है, और इस लैटिस वेक्टर को मैंने बोला हुआ है बी। ये मेरा हो गया ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं, तो अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो है वो हासिल करने हैं। अच्छा, अब हम इसको किस तरीके से हासिल कर सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को, यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हमें करना पड़ेगा कि हमें स्पेसिफाई
करना पड़ेगा। ये जो हमारे वेक्टर्स हैं, स्पेसिफाई दीज डायरेक्शंस बाय मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो लेट सपोज इसको मैं कह देती हूँ, डायरेक्शंस है ना, लाइंस हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1 0 डायरेक्शन, ये मेरा हो जाएगा 0 1 डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं जो है ना 1 0 डायरेक्शन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल पॉइंट हासिल करना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी कि ये एक 1 0 डायरेक्शन है, इसी के एक और रेसिप्रोकल में सॉरी इसी के पैरेलल जो है ना वो मैं एक लाइन ले लूंगी। 1 0 डायरेक्शन के अंदर एक पैरेलल में लाइन ले लूंगी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि वो b के बराबर है, तो वो क्या हो गया, वो b हो गया। तो इन दोनों के दरमियान जो अब डिस्टेंस है वो क्या है, b। तो मैं b का रेसिप्रोकल ले लूंगी, सॉरी इन दोनों के इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है b, तो b का रेसिप्रोकल ले लूंगी मैं, और ये होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, a के परपेंडिकुलर। तो ये जो बेसिकली बी स्टेरिक है, बी स्टेरिक इज what, बी स्टेरिक इज इक्वल टू 1 अपॉन बी। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर ये वाला आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं कह दूंगी बी स्टेरिक, और मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि ये बी वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली कौन सा वाला पॉइंट है, 1 0। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे 0 1 वाला पॉइंट चाहिए, 0 1 वाला जो है ना पॉइंट चाहिए रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। तो ये जो 0 1 मेरी लाइन थी, इसके एक पैरेलल में कॉन्जिक्यूटिव जो है मैं लाइन ले लूंगी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा विच इज a, ठीक है, उसका मैं रेसिप्रोकल ले लूंगी और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैं जाऊंगी। ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो a है। तो इसका जो रेसिप्रोकल कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, ए स्टेरिक। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ए स्टेरिक, ये कौन सी लाइन का है, यहाँ से मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ये है 0 1 लाइन का पॉइंट, यानी ये जो है 0 1 लाइन रिवर्स हो गए ये। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि ए स्टेरिक जो है वो किसके बराबर होगा, ए के। ठीक है, ये अगर और मैं क्या लिख सकती हूँ कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो हैं, यानी कि बी स्टेरिक ए स्टेरिक, आर परपेंडिकुलर टू दी रियल स्पेस वेक्टर्स। ठीक है, ये चीज हमें पता चल गई कि वो परपेंडिकुलर भी हैं। अच्छा, दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर देती हूँ, जब हम वन डायमेंशनल में थे ना, तो वन डायमेंशनल में हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर किस तरीके से हासिल करते थे, दो सक्सेसिव पॉइंट्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस है उसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया वन डायमेंशनल में, तो आसानी से हम हासिल कर सकेंगे। लेकिन टू डायमेंशनल में हम पॉइंट से नहीं हासिल करते, टू डायमेंशनल में हमें किस चीज को कंसीडर करना होता है, लाइन को। लाइन जैसे ये वाली एक लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मिलर इंडेक्स के साथ शो किया, इसको मिलर इंडेक्स के साथ शो किया। अब मुझे इस लाइन का के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेसिप्रोकल पॉइंट चाहिए होगा, तो इसके और इसके दरमियान जो दो लाइंस, पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है बी को हम इन्वर्स कर लेंगे, दिस इज, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी स्टेरिक। ठीक है, और इसी तरीके से एक लाइन मेरे पास कौन सी वाली है, ये वाली लाइन बी, तो ये बी है और ये बी है। ठीक है, ये 0 1 लाइन है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ए, तो अब क्या हो जाएगा, वो ए स्टेरिक। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट ज्यादा बड़ा था तो ये अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये छोटा पॉइंट था, इनके दरमियान डिस्टेंस जो था वो कम था, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते चले जा रहे हैं, हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो है वो हासिल करते चले जा रहे हैं।
और एक पूरा इनका रेगुलर अरेंजमेंट जब हम बनाते चले जाएंगे और आगे 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 तो पूरा के पूरा एक रेगुलर अरेंजमेंट बन जाएगा और वो क्या कहलाएगा, वो रेसिप्रोकल लैटिस कहलाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो होते हैं वो रियल वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? ये 10 प्लेन का सॉरी 10 लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग जो रेसिप्रोकल पॉइंट है ना, वो कौन सा है? वो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट। ये पॉइंट जब हम इधर जा रहे थे तो इस राइट हैंड साइड पे पड़ा था, लेकिन इस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। ओके, इसी तरीके से ये वाली जो लाइन थी वो अभी रियल स्पेस के अंदर जो हमारे पास जो वेक्टर था वो ये था, लेकिन इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, इस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट रेसिप्रोकल स्पेस में या रेसिप्रोकल लैटिस में वो ये है, ठीक है, 0 1, दिस इज द पॉइंट। तो ये मिलर इंडिसेस के साथ में यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। तो हमें मुझे ये बात पता चल रही है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द रियल वेक्टर्स। ये थोड़ा सा हम आगे और चलेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज और सीख ली, वो ये कि एक लाइन के बदले में वन लाइन in direct lattice gives us a point in reciprocal lattice। एक लाइन के बदले में हमें क्या मिलता है? एक पॉइंट मिलता है रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल में हमें लाइन कंसीडर करनी पड़ती है, और जब हम 1 डायमेंशनल में थे तो एक पॉइंट के बदले में डायरेक्ट लैटिस के अंदर एक पॉइंट के बदले में हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में एक पॉइंट ही मिल रहा होता है। 1 डायमेंशनल में हमने देखा कि हम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको इन्वर्स करके निकालते थे। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम इन्वर्स कर रहे हैं, और इन्वर्स करके हम एक पॉइंट हासिल कर रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप ये लेक्चर जो है बार बार रिपीट करें इस पॉइंट को, तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। एक चीज मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ से देखते हुए लग रहा है कि जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो अब क्या होगा कि 3 डायमेंशन में 2 प्लेन्स होंगे डायरेक्ट लैटिस के अंदर, और वो भी हमें जो है वो क्या देंगे? एक पॉइंट देंगे रेसिप्रोकल लैटिस। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अगर हम 1 डायमेंशनल में है तो 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमें एक रेसिप्रोकल पॉइंट देता है। 2 डायमेंशनल स्पेस में जब हम काम कर रहे हैं तो 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल हमें एक रेसिप्रोकल पॉइंट देता है। लेकिन जब हम 3 डायमेंशन में काम कर रहे होंगे तो 2 प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो हमें रेसिप्रोकल पॉइंट बन जाएगा। जब हम 3 डायमेंशनल एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे तो वहां पे ये चीज और क्लियर होगी। अभी हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये वाली चीज जो है ना एक एडिशनल पता चली है कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो हमने 1 डायमेंशनल में देखी थी। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बनाती हूँ कि हम किस तरीके से आसानी के साथ में, वैसे तो बहुत तरीके हैं, आसानी के साथ जो है ना वो हम किस तरीके से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स का अरेंजमेंट रेसिप्रोकल लैटिस जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया था अभी? बी वेक्टर यानी कि बी स्टेरिक हासिल कर लिया था ना, और ए स्टेरिक भी मैंने हासिल कर लिया था। ये मैंने पीछे वाली डायग्राम के अंदर आपको बताया कि ये मैंने ए स्टेरिक हासिल कर लिया, ये बी स्टेरिक हासिल कर लिया। तो ये बेसिकली ये मेरा ओरिजिन है। ये अब मैं यहीं से इसकी मदद से जो है वो इसी को रिपीट करती चली जाऊंगी तो मेरे पास जो है वो एक रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस जो है वो बनता चला जाएगा। तो अब इस डायग्राम को मैंने जो है ना वो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कि हम कैसे रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर जो है वो हासिल कर सकते हैं पॉइंट्स। तो ये जो बी, अब मैं इसको जो है ना सपोज कर लेती हूँ कि मैं 3 डायमेंशनल में लिख रही हूँ, लेकिन चूंकि ये 2 डायमेंशनल था तो आखिरी वाला जो मेरा एच के एल पॉइंट होगा वो 0 ही होगा हमेशा, लेकिन हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं।
अच्छा अब ये देखें, ये ए स्टेरिक जो पॉइंट था जो मेरे पास यहाँ पर आया, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखें। ये कौन सा वाला पॉइंट था, 1 0। और चलिए मैं 3 डायमेंशन में इसको लिख लेती हूँ 1 0 0। ठीक है, और ये कौन सा वाला पॉइंट था, 0 1 0। तो ये रियल स्पेस में था। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे वेक्टर्स मिल रहे हैं, अब ये वाला वेक्टर मिल गया ना, तो ये कौन से वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। ठीक है, ये कौन से वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। सही है। वैसे ये वाला जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस है ए, ए का ही जो है हमने इनवर्स लिया और हमने हासिल कर लिया, लेकिन बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो दो लाइंस के दरमियान ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं किस लाइन के लिए निकाल रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ 0 1 लाइन के लिए। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट स्पेस के अंदर 1 0 0 को। तो मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगी 1 0 0 वाला पॉइंट है, ये देखें 1 0 0 ए। और बी इसी तरीके से मेरे पास आ गया 0 1 0। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया। अब मैं इसी को एक्सटेंड करती चली जाती हूँ। इसका अगर नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो ये 1 बार करके ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट 1 बार 0 0। और ये वाला नेगेटिव एक्सिस है, तो ये अगर 0 1 0 था तो ये 0 1 बार 0 हो जाएगा। सही। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हूँ, तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी वाली होगी, 1 1 0। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर जो है वो एक्स एक्सिस नेगेटिव है तो वो 1 बार, वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो 1 और ये 0। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे तो 1 बार 0। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव है 1, वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है 1 बार 0। ठीक है, ये मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए पूरा एक इस तरह से। फिर मैं मजीद आगे जा रही हूँ, अगर मैं वाई एक्सिस में आगे जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये 0 1 0। ये दूसरा पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, 0 2 0 0 3 0। और ये इसी डायरेक्शन में अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो ये 0 1 बार 0 0 2 बार 0 0 3 बार 0 0 4 बार 0। यानी एक डायरेक्ट लैटिस का हमारे रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस मिल गया। यानी एक डायरेक्ट लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस मिल गया हमें। और उसके अंदर भी हम पॉइंट्स को इसी तरीके से एक्सटेंड करके खुद ही से एक पूरा के पूरा अरेंजमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के हमें इसकी एप्लीकेशन पता चलेगी, रेसिप्रोकल लैटिस हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही हूँ, वो ये कि यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल लैटिस हमें गिवन है। 2 डायमेंशनल लैटिस को यानी डायरेक्ट स्पेस है। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस इसको आप कह सकते हैं। ये उसके ब्लैक कलर के जो है पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब मैंने वेक्टर जो है ना वो बजाय इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के ऊपर डिफाइन करने की, मैंने एक वेक्टर डिफाइन कर दिया विच इज दिस वन। ठीक है, कि मुझे इन पॉइंट्स के दरमियान क्या चाहिए, ये एक लाइन है। अब 2 डायमेंशन में हम लाइन बनाते हैं, तो अब मेरा वेक्टर बन गया ये। तो अब जब मेरा वेक्टर ये बन गया तो मैं उसी के पैरेलल एक और लाइन बनाऊंगी। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका मैं क्या कर दूंगी, रेसिप्रोकल ले लूंगी। सही है, तो उनके दरमियान मुझे रेसिप्रोकल लेना है। और ये जो लाइन है, ठीक है, इस वेक्टर के रेसिप्रोकल हम निकालना चाहते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा उस वेक्टर का, इन दोनों लाइंस के डिस्टेंस के इनवर्स। ठीक है, अगर इनके दरमियान मान लें कि डिस्टेंस a है, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है उसका डिस्टेंस क्या होगा, 1/a। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा, हम पढ़ चुके हैं कि उसका डायरेक्शन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन है ना दो सक्सेसिव लाइंस के दरमियान। तो आप देख लें कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है। इस पर्टिकुलर लाइन का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर था, ये वाला a। और यहाँ पर हमें a स्टेरिक मिल रहा है इस डायरेक्शन, यानी a स्टेरिक इज परपेंडिकुलर टू a।
चाहिए, ज़्यादा करेक्ट पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर। अच्छा, अब ये अगर आप और से देखें, ये जो डायरेक्ट लैटिस है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वही हैं बिल्कुल अरेंजमेंट, ठीक है? और हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो अगर हम ये देखें तो ये रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हमें मिल गए। अब रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट किस तरह से मिले? यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा था, तो अब ये डिस्टेंस कम हो गया, और यहाँ पर डिस्टेंस कम था, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो ये इस तरह से इन्वर्ट हो गया बिल्कुल, रेसिप्रोकल लैटिस इस तरह से हमें हासिल हो गया। और रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हासिल होने के बाद हमने इस खास पर्टिकुलर वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी हासिल कर लिया। अच्छा, अब अगर मेरे पास वही डायरेक्ट स्पेस है, लेकिन मैं अपनी लाइन तो मैं किसी भी तरह से बना सकती हूँ ना। अगर मैं इस लाइन का रेसिप्रोकल पॉइंट हासिल करना चाहती हूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा? ये लाइन इधर थी, अब ये लाइन मैंने थोड़ी सी नीचे की तरफ कर दी है, तो अब मैं ये वाली लाइन लूंगी, इसी के पैरेलल मैं और लाइंस बनाऊंगी। तो अब इन दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, उसका रेसिप्रोकल ले लूंगी मैं। अगर लेट सपोज इनके दरमियान डिस्टेंस b है, तो b स्टेरिक का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होगा? b के। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उस वेक्टर का? b स्टेरिक का डायरेक्शन क्या होगा? b स्टेरिक का डायरेक्शन होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये इस लाइन के परपेंडिकुलर ये आ गया, दिस इज माय b स्टेरिक, ठीक है? तो आप देखें कि ये जो रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल पॉइंट्स वही हैं, सेम सेम। लेकिन अगर हम डायरेक्ट लैटिस के अंदर एक लाइन बनाते हैं, उस लाइन की डायरेक्शन हम स्पेसिफाई करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, 1 1 है या 1 बार 0 है या 0 1 है, जो भी। तो अगर लाइन डिफरेंट होगी रियल स्पेस के अंदर, डायरेक्ट स्पेस के अंदर, अगर हमारा रियल वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन है, ये डिफरेंट डायरेक्शन, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होगा उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये अलग है। यहाँ पर अगर लाइन की डायरेक्शन अलग हो गई, तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो अलग हमें मिलेगा। रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स वही हैं, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है वो अलग हमें मिल रहा होगा। तो ये पॉइंट भी जो है ना वो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है। एडिशनल एक पॉइंट जो कि अब हमें यहाँ पता चला, उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये पॉइंट हमें पता चला कि जब हम फॉर डिफरेंट लाइंस, ठीक है, इन डायरेक्ट लैटिस वी गेट डिफरेंट लाइंस इन रेसिप्रोकल लैटिस। डिफरेंट लाइंस के लिए सॉरी पॉइंट्स, बल्कि मैं इसको ज्यादा अच्छे से लिख लूं कि अगर मैं वेक्टर कह दूं उसको, for different vectors in direct lattice ठीक है, वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर का मतलब है लाइन। फॉर डिफरेंट वेक्टर्स इन जो कि डायरेक्ट लैटिस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, तो हमें डिफरेंट ही वेक्टर्स मिलेंगे रेसिप्रोकल लैटिस में। तो एक चीज तो मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि अगर मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लैटिस है, 2 डायमेंशनल में मैंने सिंपली क्या किया कि अपने यूनिट वेक्टर्स जो है ना डिफाइन कर दिए, दो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करने के बाद मैंने उनका रेसिप्रोकल निकाला। रेसिप्रोकल निकालने के बाद मैंने उनका पूरा अरेंजमेंट ऐसे करके निकाल दिया, ऐसे करके निकाल दिया। और अब जो है ना ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ गया पूरा। और एक बात मैंने और लर्न कर ली यहाँ पर कि अगर मेरी लाइन जो है, बजाय ये कि ये 1 0 या 0 1 डायरेक्शन के बजाय मेरी लाइन जो है ना वो इसी रेसिप्रोकल डायरेक्ट लैटिस के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर होती, तो अब मेरा जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता ना वो होता इस डायरेक्शन के अंदर। अगर मेरी लाइन जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर होती, तो अब मेरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी पहले मैंने वेक्टर डिफाइन किए हुए थे ए और बी, उनके हिसाब से जो है ना मैंने ए स्टेरिक बी स्टेरिक डिफाइन कर दिए थे। लेकिन अगर मैं इस लाइन को, इस वेक्टर को ये डिफाइन करूं डायरेक्ट लैटिस के अंदर, ये इस डायरेक्शन में,
तो फिर मेरे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है वो चेंज हो जाएंगे, वो दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना कि डिफरेंट वेक्टर्स के लिए डायरेक्ट लैटिस में अगर आप वेक्टर चेंज कर दें अपना, बजाय इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के कुछ और ले लें, तो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स तो वही रहेंगे, लेकिन आपके पास जो वेक्टर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, इसमें भी डिफरेंट हो जाएगा, ओके। तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हर लाइन के लिए अलग एक वेक्टर होता है रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर शेप थी ना, ये एक स्क्वायर लैटिस था ये, तो ये स्क्वायर लैटिस, सॉरी रेक्टेंगुलर लैटिस था, ए जो था इसमें बड़ा था, बी छोटा था, अभी चेंज हो गया। तो ये जो है ना अभी रेक्टेंगुलर लैटिस ही है, तो लेकिन ये इसका शेप चेंज हो गया, ये इन्वर्ट हो गया, ये रोटेट हो गया 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो शेप में भी जो है ना वो चेंजिंग आ सकती है, डायमेंशंस में भी चेंजिंग आ सकती है। रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर हम जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए 2 डायमेंशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताई है कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज आल्सो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। हासिल कैसे करते हैं? 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में। 1 डायमेंशनल में 2 सक्सेसिव पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्स कर लेंगे। 2 डायमेंशनल में कैसे हासिल कर सकते हैं? 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, उसको इन्वर्स कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं रियल वेक्टर्स के, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट अगर आप वेक्टर्स बनाएं रियल स्पेस में, रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर भी वेक्टर आपको डिफरेंट मिलेगा, पॉइंट्स वही होंगे, वेक्टर आपको डिफरेंट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम, बल्कि मैं आप लोगों को जो है 3 डायमेंशन के अंदर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है उसको पढ़ाऊंगी।